हेलो स्टूडेंट, एसपी कोचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। आज आप लोग पढ़ाने वाले कक्षा 10 का विद्युत, जो इसके पहले वाला वीडियो पढ़ चुका है। इसके बाद वाला आपका क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। इसके पहले आप लोग सब चार्ज पढ़ लिए हैं, विद्युत धारा पढ़ लिए हैं, उसके बाद से प्रतिरोध भी पढ़ लिए हैं, ओम का नियम भी पढ़ लिए, उसके बीच में ग्राफ भी आप लोग को बताएं। पीछे वाले वीडियो में आप लोग जाकर देख सकते हैं, सारा चीज़ एक कंसेप्ट के साथ बताया गया। इसके बाद आता है विशिष्ट प्रतिरोध, अर्थात स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। प्रतिरोध किसे कहते हैं आप लोग जानते हैं, यानी कि प्रतिरोध किसी तार के पदार्थ का वह गुण हो जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रजिस्ट करता है। वह अलग अलग तार का प्रतिरोध अलग अलग होता है। जैसे कॉपर का तार का प्रतिरोध कुछ और होता है, टंगस्टन का कुछ और होगा। यानी प्रतिरोध मतलब विरोध करना, यानी कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तार पे, मान लिया कॉपर के तार पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, तो उसको क्या करता है, रोकता है, रजिस्ट करता है। और पीछे से इलेक्ट्रॉन को कौन ढकेलता है, बोल्ट ढकेलता है, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, आगे बढ़ता है, और उसको रजिस्ट करता है कौन, प्रतिरोध। बीच में इलेक्ट्रॉन पीसता है, जैसे दो चक्की के बीच में गेहूं पीसता है, सेम उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन का भी काम होता है। तो वही चीज़ पढ़ना है, किसी तार के प्रतिरोध की, उसकी लंबाई, मोटाई एवं पदार्थ की निर्भरता, या उसी को शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यानी उस विशिष्ट रेजिस्टेंस क्या है उस तार का। तो सबसे पहला है तार में, तार की लंबाई पे, यानी किसी भी तार की यानी किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के क्या होता है, किसी भी तार का प्रतिरोध उसके लंबाई के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात किसी तार जितना ही लंबा होगा उसका प्रतिरोधक क्षमता उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। यानी कि अनुक्रमानुपाती माने क्या होता है, यानी एक बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा। जैसे कल टीचर और स्टूडेंट का एग्जांपल दिए थे, टीचर जब बढ़ता है तो स्टूडेंट भी बढ़ेगा, टीचर डाउन है तो स्टूडेंट का भी ग्राफ क्या होगा, डाउन होगा। और इनके बीच का जो अनुक्रमानुपाती के बीच का जो ग्राफ होता है, का एक सरल लिखा होता है। जैसे ओम के नियम में भी और आई के बीच में ग्राफ बनवाए थे, सेम वैसे ही है। अर्थात किसी भी तार की लंबाई जितना ही रहेगा उसका प्रतिरोध उतना ही क्या रहेगा, अधिक रहेगा। यानी तार अगर लंबा रहेगा तभी तो उसकी प्रतिरोधक क्षमता क्या होगी, अधिक होगी। मान लीजिए आपका 1 मीटर का तार है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो उसकी प्रतिरोध क्षमता आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जितना ही तार लंबा रहेगा उसका प्रतिरोध, यानी उतना ही वो क्या रहेगा, अच्छा प्रतिरोध कर पाएगा इलेक्ट्रॉन का, अर्थात विरोध कर पाएगा। अगर मान ली लंबाई कम है तो कहाँ से प्रतिरोध कर पाएगा, क्योंकि वोल्टेज बढ़ेगा। अब वोल्टेज बढ़ाएंगे तो तार की लंबाई पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो संख्या फ्लो करेगा। अब तार की लंबाई कम है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या फ्लो करेगा, तो आपका क्या हो जाएगा, उसको प्रतिरोध ही नहीं कर पाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन का प्रतिरोध नहीं कर पाएगा। तार जितना ही लंबा रहेगा वो उतना ही क्या रहेगा, आपका प्रतिरोध कर पाएंगे। यानी कि इसी प्रकार सीधे कंसेप्ट है, यानी जिस व्यक्ति के अंदर ज़्यादा ज्ञान होगा वो किसी चीज़ का प्रतिरोध जल्दी कर पाएगा। कोई प्रॉब्लम आए उसका प्रतिरोध कर देगा, यानी उसको सॉल्व कर देगा। अगर आपका दिमाग की कैपेसिटी कम है तो प्रॉब्लम आएगा तो आप क्या हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए किसी के पास ज्ञान नहीं है, डर होगा, किसी को टांग के लेकर चला गया तो जा कहेगा मालिक छोड़ दीजिए। अगर मान लीजिए ज्ञान रहेगा तो उसका प्रतिरोध करेगा, उसको विस्तृत बताएगा, पूरे अनुच्छेद के बारे में बताया कि ये हमारा क्या है, राइट है। सेम उसी प्रकार है, यानी किसी भी तार की जब लंबाई बढ़ाएंगे तो उसकी प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। यानी तार की यानी कि किसी भी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई पे क्या करता है, डिपेंड करता है। तार की लंबाई अधिक होगा तो प्रतिरोध भी क्या होगा, अधिक होगा। तार की लंबाई कम होगा तो उसका प्रतिरोध भी क्या होगा, कम होगा। तो ये होगा इसीलिए, क्योंकि अनुक्रमानुपाती मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। सेम उसी प्रकार किसी तार की मोटाई पर किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब जिस तार का एरिया, तार कैसा होता है, तार ऐसे ही होता है, उसका देखेंगे सर्किल होता है, यानी उसी से ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इसी को बोलते हैं। यानी मान लो तार को यहाँ से काट दोगे तो गोल सर्किल मिलेगा छोटा सा, उसी को अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोलते हैं। यानी जिस तार की, तो उसी का किसी तार का उसके प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात उसका एरिया अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, इसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। व्युत्क्रमानुपाती माना ये होता है, यानी ये बढ़ेगा तो क्या होगा, घटेगा। अर्थात किसी भी तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल प्रतिरोध के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात जितना ही मोटा रहेगा तार तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, अधिक होगा, तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सेम उसी प्रकार तो ये आपका ये दोनों इक्वेशन को याद रखिए, क्योंकि इसी से आपका प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का मान, जिसको बोलते हैं रो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको, उसी की वैल्यू इन्हीं दोनों इक्वेशन से निकाला जाए। इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 भी मान सकते हैं। उसके बाद तार के पदार्थ पर निर्भर करता है, किसी भी पदार्थ का रेजिस्टेंस उसके तार के पदार्थ पर निर्भर। जैसे मान लीजिए आपका कॉपर का तार का प्रतिरोध कुछ और होता है, नाइक्रोन का कुछ और होता है, टंगस्टन का कुछ और होगा, बहुत प्रकार के तार है। तो सबका तार के पदार्थ पर भी निर्भर करता है कि उसकी प्रतिरोध कितना होगा, वो कितना रजिस्ट कर पाएगा इलेक्ट्रॉन को। यदि विभिन्न पदार्थों के तार समान लंबाई व समान मोटाई के हो, विभिन्न पदार्थ के तार और समान लंबाई समान मोटाई के
खींचे जाए तो उसके प्रतिरोध भी क्या होंगे, भिन्न होंगे। अर्थात यदि किसी विभिन्न पदार्थों के तार समान होगा, तार समान लंबाई व समान मोटाई के खींचे जाए तो उसका प्रतिरोध भी क्या होगा, भिन्न होगा। सेम उसी प्रकार तार के ताप पर प्रतिरोध भी डिपेंड करता है, यानी तार का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी किसी भी तार का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ क्या और जल्दी से फ्लो होगा, उसका प्रतिरोध आपका वो और जल्दी से रजिस्ट करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ जितना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा उतना ही वो रजिस्ट करेगा। तो इसलिए टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तार का ताप बढ़ने पर प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अर्थात आर अनुक्रमानुपाती क्या होगा, अर्थात ये बढ़ेगा तो ये भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे किसी भी तार का तो उसका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सेम इसी फार्मूले से आपका आया है। विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता का सूत्र इसी फार्मूले से आता है। समीकरण 1 और 2 तो किसे कहते हैं, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के, किसी भी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती एवं उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे आप लोग दोनों इक्वेशन बनाए, कैसे होता है के अनुक्रमानुपाती, अर्थात इक्वेशन 1 से आर अगर मान किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, तो अनुक्रमानुपाती के साइन होता है। उसके बाद उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या होता है, उल्टा। जैसे मैथ में आपका होता है प्रतिलोम, वैसे हिंदी में आता है विलोम, वैसे इंग्लिश में आता है एंटोनिम्स, वैसे ही आपका इसमें भी अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती अंश में रहता है, व्युत्क्रमानुपाती हर में चला आता है, यानी बट्टे में चला आता है। जैसे 2 का अनुक्रमानुपाती दो का व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा, 1/2 होगा, उल्टा होगा। सेम उसी का, यानी कि क्षेत्रफल का क्या होगा, यानी मान लो क्षेत्रफल ए मानते हैं तो इसका व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा, 1/a होगा। इसीलिए आपका 1/a क्रॉस सेक्शन एरिया का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन, प्रतिरोध। तो समीकरण 1 और 2, अब यहाँ से बच्चे नहीं समझ पाते कौन ऊपर रहेगा कौन नीचे, तो बस इसका एक ही कंसेप्ट है, जो अनुक्रमानुपाती होता है वो अंश में होता है, जो व्युत्क्रमानुपाती होता है वो हर में बैठता है। तो यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 से तो आर अनुक्रमानुपाती यल आर व्युत्क्रमानुपाती 1/a, तो जो अनुक्रमानुपाती है वो अंश में चला आएगा, जो व्युत्क्रमानुपाती होगा वो हर में आके बैठ जाएगा। बस इसका एक यही कंसेप्ट है। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कैसे यल ऊपर चला गया, ये कैसे नीचे चला आया, तो इसका बस एक ही कंसेप्ट है, जो अनुक्रमानुपाती होता है वो अंश में बैठता है, और जो व्युत्क्रमानुपाती होता है वो क्या होता है, हर में बैठता है। तो अनुक्रमानुपाती आप देखिए कौन है, लंबाई अनुक्रमानुपाती है किसके, प्रतिरोध के, इसलिए अंश में है। वही यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया हर में है किसके, प्रतिरोध के, तो हर में आके बैठ जाएगा। बताइए समझ में आया। तो यहाँ पे आर यानी यहाँ पे साइन बनेगा अनुक्रमानुपाती का, यल/a, जो अनुक्रमानुपाती हो अंश में बैठ गया, जो व्युत्क्रमानुपाती हो हर में बैठ गया। अब अनुक्रमानुपाती हटाएंगे तो बराबर का चिन्ह आएगा और यहाँ पे एक रो कांस्टेंट आएगा, जिसको बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो यहाँ पे फार्मूला क्या बनेगा आपका, तो यानी कि एक अनुक्रमानुपाती का साइन हटा तो बराबर, और ये रो आपका एक कांस्टेंट के फॉर्म में आएगा, इसको बोलते हैं क्या, इसका मान पदार्थ तार के पदार्थ पर निर्भर करता है। तो इसके यहाँ से इसी का सूत्र निकाल सकते हैं। यहाँ से ये भी एक फार्मूला हो सकता था, किसी भी तार का प्रतिरोधकता दिया हो और उसका लंबाई दिया हो, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हो, तो उसका प्रतिरोध हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। लेकिन हम किसकी गणना कर रहे हैं, विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता का, अर्थात रो की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ से रो का सूत्र निकालेंगे, तो ये क्या है, अंश में तो रो में यल का गुणा कर रो यल हो जाएगा, यहाँ पर नीचे 1 है, 1 का नाम ये हो जाएगा। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसके नीचे क्या है 1 है, इसमें इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका इसमें करेंगे, तो आर में a का मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या बचेगा, रो यल। उसके बाद तो आर ए बराबर क्या होगा, रो यल। यहाँ से इधर आएंगे, इसी को मान लो इस चीज़ को 2 = 5 है तो 5 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। इसको हमने इधर लिखा है, इसको हमने इधर, तो रो यल बराबर RA/यल। जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है उसको किधर रखा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड में रखा जाता है। तो रो यल आपका किधर हो गया, इधर हो गया, और आर ए आपका अब यल को ले आकर नीचे बिठा देना है। तो रो इक्वल्स टू क्या हो गया, RA/यल। ये रो आपका क्या है, जहाँ रो एक क्या है, नियतांक है, जिसका मान पदार्थ के तार पर निर्भर करता है। रो एक क्या है, नियतांक है, जो पदार्थ के तार पर निर्भर करता है। जिस प्रकार का जैसा तार रहेगा उसकी प्रतिरोधकता अलग अलग होती है। अब इसका आता है मात्रक। आई थिंक आप लोग सारा चीज़ समझ में आया होगा। एक बार नोट कर सकते हैं, चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपको इसका, क्योंकि सारा चीज़ पॉइंट आउट करके निकाला गया है, कैसे काम करता है, कैसे विशिष्ट प्रतिरोध का मान आया है, रो की वैल्यू
या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, चाहे उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता, रो की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट किया। तो उसका अब इसका बाकी है क्या हम लोग का, केवल इसका मात्रक बाकी है। मात्रक निकालेंगे उसके बाद सारा चीज़ आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मात्रक इसका प्रतिरोध का तो सूत्र पे प्रतिरोधकता पूछता है, इसके सूत्र पे इसका मात्रक भी पूछ देता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। तो इसको आप कैलकुलेट, नीचे क्या है, यल है, इसका मात्रक सबका, यानी कि रो का मात्रक क्या होगा, रो का मात्रक अर्थात आर का मात्रक, आप क्लास 10 में तो सारा चीज जानेंगे, गुणे ए का मात्रक बटा यल का मात्रक। तो आर इसका मात्रक क्या हो जाए, आर का मात्रक जानवे करते हैं आप, क्या होता है, ओम होता है, तो ओम हो जाएगा। ओम को साइन से भी लिख सकते हैं। गुणे को भौतिक विज्ञान में गुणे को कभी भी नहीं तो सिंगल नहीं तो डॉट दीजिए, नहीं तो ऐसा लाइन। अब कभी भी फिजिक्स में अगर ये लाइन दिया हो तो इसका मतलब क्या होता है, गुणा होता है। अगर ऐसे बट्टा हो तो इसका मतलब भट्टा, इसका मतलब क्या होता है अगर बट्टा हो तो इसका मतलब क्या होता है, भाग होता है। तो ये इसका मतलब गुणा, और बट ऐसा दिया हो प्रति मना, इसका मतलब भाग होता है। तो ओम इंटू क्या हो सकता है, एरिया। ए का मात्रा, ए का क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, मीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि द यूनिट ऑफ लेंथ क्या होता है, मीटर होता है। तो यम में यम का गुणा करेंगे तो मीटर स्क्वायर। तो एरिया का जो मात्रक होता है क्या होता है, मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया किस में स्क्वायर में मेजर किया जाता है। तो यहाँ पे लेंथ क्या है, मीटर में मेजर करेंगे, तो क्योंकि मीटर में ही क्यों मेजर करेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड जो यूनिट होता है लंबाई का वो क्या होता है, मीटर। तो मीटर मान लीजिए एक हो गया, तो उसका एरिया कितना होगा, मीटर स्क्वायर। मान लीजिए आपका हो गया 1 मीटर, 1 मीटर, ये भी 1 मीटर है, वर्ग मान लेते हैं, इसका एरिया क्या होगा 1 मीटर स्क्वायर, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या 1-1 मीटर है। तो एरिया का मात्रा क्या होता है, मीटर का होल स्क्वायर। आयल भी क्या है, लंबाई, या लंबाई का मात्रा क्या होता है, मीटर होता है, क्योंकि मीटर ही लेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड मात्रक लंबाई का क्या होता है, मीटर होता है। तो ओम का ओम में रह जाएगा। अब मीटर पे कितना घात है, यहाँ पे गुणे का भी चिन्ह दे सकते हैं, मीटर को घात है, मीटर पे ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। अब सबको एक चिन्ह के साथ लिखेंगे। ओम को कैसे लिखते हैं, एक साइन बनाएंगे, गुणे मीटर को मीटर, इस पे 2 घाते तो मीटर गुणे मीटर लिख सकते हैं। नीचे भी क्या है, मीटर है, तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ओम इंटू मीटर, यानी कि रो का जो मात्रक होता है आपका क्या हो जाएगा, ओम इंटू मीटर हो जाएगा। बहुत बार यूपी बोर्ड में पूछा है कि प्रतिरोधकता का मात्रक बताइए क्या होता है। अब यही चीज़ क्लास 10 में जाएंगे, सॉरी क्लास 11th में जाएंगे, तो इसी का बीमी सूत्र, जिसको बच्चे को यूनिट निकालना आ गया तो क्लास 11 में गारंटी के साथ कहते हैं उसको बीमी सूत्र में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वही आपका मात्रक से ही आपका बीमी सूत्र आता है। तो सबसे पहले बाप को जानिए, बेटे को तो जान ही जाएंगे। बहुत लोग देखने जाते हैं तो क्या होता है, बाप को नहीं जानते हैं, बेटों को खाली देखते हैं, ऊपर ऊपर एक्सटर्नल ब्यूटी देख लेते हैं। लेकिन सबसे पहले जो उसको पैदा किए उसके बारे में जानिए। अगर बाप अच्छा है तो बेटा भी क्या हो सकता है, वही हो सकता है, उसी प्रकार बिहेव करेगा। इसीलिए अगर जिस बच्चे को मात्रक पता है उसको बीमी सूत्र क्लास 11 में एकदम पक्का आ जाएगा गारंटी के साथ। और जिस बच्चे को मात्रक ही नहीं पता है कि कैसे मात्रक निकाला जाता है, उसको बीमी सूत्र कभी समझ में नहीं आएगा। माइनस मत समझिएगा, आप लोग इंटू बोलिए, और चाहे ओम ऐसे यम बैठा लो। इसी को आप लोग को हिंदी में लिखा रहता है ओम, अब बीच में एक लाइन दे देगा, यहाँ पर लिख देगा मीटर। अच्छा, ओम इंटू मीटर भी बोल सकते हैं। अभी चार्जर, 1 एम्पीयर के चार्जर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन संख्या कैसे फ्लो होता है आप लोग देख सकते हैं। तो आई बराबर हो गया, क्यू बराबर आप लोग जनवे करते हैं क्या होता है, यानी नीचे क्या होगा टी। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू कैलकुलेट करवाएं। 1 कूलम आवेश में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 6.25 इंटू 10⁻18। ये आपका इलेक्ट्रॉन हो गया। नीचे सेकंड की जब 1 सेकंड रख दो तो वही आता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ई मतलब वही, बट्टा मतलब जनवे करते हैं फिजिक्स में क्या होता है सेकंड, इसीलिए। और इसका आई का मात्रा क्या होता है, आई का मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है। तो आई का मात्रा 1 एम्पियर में आपका कितना हो जाएगा, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड। तो अपना अपना चार्जर उठाइए और चार्जर उठा के देखिए कितने एम्पियर का चार्जर है और उसी में मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी 1 एम्पियर का चार्जर है तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड। तो 2 एम्पियर का चार्जर तो 2 से गुणा कर लो 6.25 में। 3 एम्पियर का है तो 3.2, यानी कि फास्ट चार्जिंग इसीलिए होता है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर सेकंड में
ज़्यादा फ्लो करता है। अगर 1 एम्पियर का है तो इतना फ्लो करेगा, 2 एम्पियर है तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 एम्पियर है तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो। तो आप लोग को जान के खुशी हुई होगी कि आपका अपना चार्जर उठाइए और इसे में मल्टीप्लाई कर दिए कि पता चल जाए कि 1 सेकंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना फ्लो कर रहा है। आई थिंक ये चीज़ें समझ में आया होगा। अब बताओ, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो किसके वजह से करता है? इलेक्ट्रॉन तेजी से, क्योंकि पीछे से धक्का कौन देता है? बोल्ट। और इलेक्ट्रॉन को बोल्ट धक्का दिया तो बोल्ट इलेक्ट्रॉन लगा फ्लो होने, और उधर बैठा है रेजिस्टेंस, वो उसको रोक रहा है। रेजिस्टेंस किसी भी तार का जिस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा उसका क्या होगा? कुछ रेजिस्टेंस होगा उस तार का। तो उस तार रजिस्टर माने क्या होता है? प्रतिरोध, यानी उसी लिए बनाया गया होगा। मान लो ये तार है, इसे यही भी मान लो तार है, तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा? प्रतिरोध होगा। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, इस पर बह रहा है बोल्ट के थ्रू, तो क्या करे? इसको रोकेगा। और उधर से बोल्ट ढकेल रहा है, इधर से ये रोक रहा है, बीच में पिसा कौन रहा है? इसीलिए दो लोगों के झगड़ों के बीच में तीसरा मजा लेता है। तो तीसरा कौन है इसमें? इलेक्ट्रॉन है। तीसरा इधर से कर रहा है बोल्ट भग जा, और उधर से प्रतिरोध कर रहा है आओ हम रोक रहे हैं। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? दोनों ओर से पिस रहा है। तो ये सेम वही होता है 1 एम्पियर के चार्जर में। अतः सीधे भाषा में लिख दे, 1 एम्पियर के चार्जर में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड फ्लो होता है। सीधे भाषा में लिख लीजिए, 1 एम्पियर के चार्जर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना फ्लो करता है। आपके बस 2 ही विधि है, एक पहला है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा क्या है? समांतर क्रम संयोजन। तो पहली जो विधि है कॉम्बिनेशन इन सीरीज, इसको बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। तो प्रतिरोधों को संयोजित करने की निम्नलिखित 2 विधियां, पहला है श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा का है समांतर क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है? तो श्रेणी क्रम संयोजन इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन इन सीरीज। इंग्लिश जरूर जानिए, नहीं तो आपको आगे जाएंगे तो आप लोग को प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जो साइंस है हमारा क्या है एक्चुअल में इंग्लिश में ही है, इसको ट्रांसलेट किया गया है हिंदी में, तो इंग्लिश भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो कॉम्बिनेशन इन क्या हो जाएगा? सीरीज। श्रेणी क्रम में क्या होता है? श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है, तो इसमें आपको चित्र भी बनाया गया है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है, जो भी इसमें रेजिस्टेंस ऐसे बैटरी हो गया, एक कुंजी हो गया। कुंजी आप लोग बताए थे धारा के कहाँ से होता है? प्लस से जाता है माइनस की तरफ से। ये क्या है? रेजिस्टेंस लगाए गए हैं। ये क्या है? कुंजी है। ये क्या है? बैटरी है। तो कुंजी को ये क्या है? बंद कुंजी है, एक होता है खुला कुंजी। तो ये आपको यहाँ पे कुंजी ऑन ऑफ करेंगे तो यहाँ से धारा बहेगा, बैटरी से प्लस के बस ऐसे आता रहेगा आपका। तो उसमें है उसके बाद आप लोग का है श्रेणी क्रम संयोजन में। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध, यानी कितने पहला प्रतिरोध ये है, दूसरा क्या है, तीसरा है। तो प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा, यानी पहला प्रतिरोध का पहला सिरा ये हुआ, दूसरा सिरा ये। प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले वाले प्रतिरोध के दूसरा सिरा अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से, यानी प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से क्या होता है? जुड़ा रहता है। या वही 2 से अधिक इसमें प्रतिरोध को जोड़ेंगे तो वही लिखा गया है, प्रत्येक दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार के संयोजन को हम क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम कहते हैं। तो ऐसा संयोजन जो प्रत्येक प्रतिरोध आने वाले अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है, तो उसको हम कौन सा संयोजन कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो वही चीज लिखा गया, प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम का संयोजन कहते हैं। यहाँ पे आपका देखिए, प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। यह भी देखिए, दूसरा प्रतिरोध है तीसरे वाले के पहले से जुड़ा हुआ है, इसका दूसरा सिरा तीसरे वाले के पहले से जुड़ा रहेगा। तो इस प्रकार के आगे आगे से कॉम्बिनेशन बढ़ाते जाएंगे तो ये क्या बनेगा? आपका श्रेणी क्रम संयोजन इसको कहलाएगा। इसमें देखिए ध्यान से, धारा यहाँ से निकलेगी, धारा देखिए सब में आपका, इसमें भी वही धारा रहेगा, इसमें भी वही धारा रहेगा, इसमें भी वही धारा रहेगा। तो सेम वही चीज़ है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो यानी लेकिन यहाँ पे आएगा तो रेजिस्टेंस यहाँ पहला हो, तो विभवांतर भी क्या होगा? क्योंकि विभवांतर के जो अंतर होता है, जहाँ रेजिस्टेंस होगा वहाँ विभवांतर उत्पन्न होगा। तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस दूसरा है तो विभवांतर क्या हो जाएगा? V2। यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या है? तीसरा है प्रतिरोध, तो यहाँ पे क्या होगा? वोल्ट आपका तीसरा उत्पन्न। लेकिन सब में धारा आपका क्या होगा? सेम रहेगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया, माना इन 3 प्रतिरोधों में धारा आई व प्रतिरोध क्रमशः धारा सब में सेम रहेगा। यहाँ से धारा निकलेगा, अलग अलग होगा नहीं, क्योंकि जो धारा यहाँ है वही धारा यहाँ पे आएगा, ऐसे आता रहेगा, ऐसे फिर से आपका प्लस से निकलेगा, माइनस में आपका प्रवेश कर जाएगा। तो धारा तो सब में सेम रहेगा, लेकिन प्रतिरोध तीनों का क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा। मान लीजिए आपका 2 ओम है, 3 ओम है, ये क्या हो गया? 4 ओम है।
यहाँ पे वोल्टेज यहाँ 2 एम है तो विभवांतर क्या मान लीजिए 3 वोल्ट हो गया, 4 वोल्ट हो गया, 5 वोल्ट। इसलिए रेजिस्टेंस अलग अलग है तो विभवांतर भी क्या रहेगा अलग, लेकिन धारा तो तीनों में क्या रहेगा सेम रहेगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया माना कि इन तीनों प्रतिरोधों में धारा आई और प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 व R3 के सिरों के बीच विभवांतर V1 और V2 व V3 है। जैसे R1 पर V1, R2 पर V3, R2 पे V2 और R3 पे क्या होगा V3 उत्पन्न होगा। तो ओम के नियमानुसार क्या होता है, ओम का नियम जानवे करते हैं, जो V होता है वो क्या होता है V अनुक्रम धारा के क्या होता है अनुक्रमानुपाती होता है। V इक्वल टू क्या आता है यहीं से IR आता है, तो यहाँ से आपका फार्मूला बनेगा V इक्वल टू IR। तो ओम का नियम का फार्मूला आपका होता है V इक्वल टू IR। पिछले वीडियो में आप लोग पढ़ा चुके हैं, जाकर उसमें देख सकते हैं। तो मान लीजिए V इक्वल टू IR हो गया तो पूरा आपका ओम के नियम से आ गया। तो अगर वोल्ट 3 गो है तो V1 का फार्मूला क्या बनेगा, V1 के जब V1 हो जाएगा, I तो सब में सेम रहेगा और R किस में बदल जाएगा R2। इसी प्रकार V2 क्या होगा IR2, V3 क्या होगा IR3, क्योंकि तीनों में I सेम है, समान श्रेणी क्रम में संयोजन में धारा क्या होती है समान होती है और विभवांतर और प्रतिरोध क्या होते हैं अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होता है, ये भी कह सकते हैं। इसीलिए V1 I तीनों में सेम रहता है, इसलिए I1 नहीं किया गया, R1 V2 IR2 V3 IR3। तो समीकरण नंबर 1 इसको बना लेंगे ओम के नियम से V इक्वल टू IR और V1 V2 V3। तो कुल विभवांतर कितना उत्पन्न होगा, टोटल विभवांतर कितना उत्पन्न होगा, तो कैपिटल V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 जोड़ेंगे। तो V की जब V रहेगा, V1 की वैल्यू यहाँ से IR1, V2 की जगह पे IR2, V3 की जगह पे IR3, तीनों को जोड़ दिया गया। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गया। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखेंगे, यहीं से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखेंगे, V इक्वल टू IR और V इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ध्यान से देखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को, इसका दोनों साइड क्या है इक्वल है, यानी इसमें भी कैपिटल V है, इधर भी कैपिटल क्या है V। तो जब दोनों दो इक्वेशन का एक साइड इक्वल होता है तो उसके जैसे राइट के इक्वल है और लेफ्ट के इक्वल है, तो राइट को राइट के बराबर कर देते हैं और लेफ्ट को लेफ्ट के बराबर कर सकते हैं। तो इसीलिए इसका दोनों लेफ्ट साइड इक्वल है V, तो ये दोनों आपस में क्या होगा बराबर होगा, अर्थात समीकरण 1 में ये बराबर ले लेंगे और समीकरण 2 में ये बराबर ले लेंगे। तो V इक्वल टू ये हो जाएगा IR। तो अपने जाओ भाई इस तीनों में क्या कॉमन है I कॉमन कर लेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों में क्या कॉमन है, इसमें भी I है, इसमें भी I है, इसमें भी I है। तो तीनों में से I ले लेंगे तो I बाहर, तो यहाँ क्या बचेगा R1 R2 प्लस R3। अब इधर से भी I है और इधर भी I है, तो R इक्वल टू क्या बनेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अर्थात श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध, कैपिटल R जो है तुल्य प्रतिरोध है विभिन्न तो वही लिखा गया, अर्थात श्रेणी क्रम संयोजन श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधों के योगफल के क्या होता है बराबर होता है। ये आपको नीचे लिख देना है, बाकी आपका पूरा इक्वेशन आपको ऐसे ही लेके चलना है। तो इसमें कहीं भी आप लोग को डाउट है तो आप लोग इसमें एक बार बार रिपीट करके वीडियो को देख सकते हैं। बाकी सारा 1 और 2 को दोनों को लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल है, तो राइट और राइट को दोनों को क्या कर सकते इक्वल कर सकते हैं। दोनों में I कॉमन कर लेंगे और I से I क्या हो जाएगा, इधर तीनों में I है तो I से I क्या हो जाएगा कट जाता, R बराबर हो जाते। जो कैपिटल R है ये क्या है तुल्य प्रतिरोध इसको बोलेंगे, ये पहला प्रतिरोध, ये दूसरा प्रतिरोध और तीसरा प्रतिरोध, यानी जितने भी इसमें प्रतिरोध लगाएंगे वो कैपिटल तुल्य प्रतिरोध के योगफल के क्या होगा बराबर होगा श्रेणी क्रम संयोजन में। तो आप लोग को ये चीज़ें आप लोग को समझ में आई होगी, नहीं समझ में आ रहा तो बार बार वीडियो को देखिए, तो नहीं देखेंगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, एक भी चीज़ मिस ना कर पाए। तो इसमें है आपका क्या है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि सभी के पहले सिरे, सभी का पहला सिरा देखो 3 प्रतिरोध है 1 2 3। पैरेलल मतलब क्या होता है एक जो एक दूसरे, जैसे समांतर रेखाएं आप लोग पढ़े हैं, ये दोनों तीनों जो मार्कर है तीनों एक दूसरे के क्या है समांतर है, ऐसे भी देख सकते हैं। और सीरीज में क्या होता है ऐसे दोनों जुड़ा होता है, तो ये समांतर क्रम है। तो वही कह रहा है कि समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि सभी के पहले सिरे 1 2 3 तीनों प्रतिरोध का जो पहला सिरा है पहले सिरे एक बिंदु से जुड़ा, पहला बिंदु उस बिंदु का नाम क्या है, सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा 1 2 3 पहला सिरा है, दूसरा सिरा है। तो इसका जो पहला सिरा एक बिंदु से जुड़ा, एक बिंदु से, तथा दूसरे सिरे दूसरा सिरा आपका एक दूसरे बिंदु से जुड़े होते हैं, सारे यहाँ से जाएंगे होते हैं। तो इस प्रकार के संयोजन को कौन सा संयोजन कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन। उसका चित्र है अब लोग, यहाँ पे बैटरी लगाया गया है, यहाँ पे बैटरी है, यहाँ देख सकते हैं बैटरी, यहाँ से प्लस से यहाँ से धारा निकल रहा है, प्लस से पूरे इसके परिपथ का जो विभवांतर क्या है सेम है। यहाँ से प्लस से धारा निकल गया और यहाँ जाने के बाद यहाँ से 3 धारा में 3 धाराओं में यही जो धारा है
जो I है 3 धाराओं में बट गया। पहला क्या है I1 प्लस I2 और क्या है I3। यानी कि जैसे मान लीजिए इसी मार्कर को एक अभी सिंगल मार्कर इसी को 3 टुकड़ा कर दिया जाए तो तीनों का जोड़ अकेले मार्कर के क्या होगा, योगफल के क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि जितने भी इसके पार्ट करेंगे उन सबका योग इस मार्कर के क्या होगा, बराबर होगा। वही धारा जा रही है तो ये 3 भागों में बट गई, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया जो I है 3 भागों में विभाजित हुई है। पहला क्या है I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों का योग एक अकेले धारा के क्या होगा, बराबर होगा। तो ये गया, फिर से यहाँ पे गया प्रतिरोध, तो R1 उत्पन्न करेगा, धारा बहेगा तो फिर से वाला I1 जाएगा तो R1 उत्पन्न होगा, I2 जाएगा तो R2 उत्पन्न होगा और I3 जाएगा तो R3 उत्पन्न होगा। फिर से ये तीनों गया, वही तीनों चीज़ यहाँ पे I1 आया, यहाँ पे क्या आया I2 आया, फिर से यहाँ पे क्या हुआ I3 आया, तीनों जाके फिर से B पे तीनों कंबाइन हो गया। फिर से ये क्या बन गया, यानी I जो बह रहा है वो 3 भागों में फिर से विभाजित हुआ, फिर से एक बिंदु पे तीनों जाके मिला, फिर से सिंगल I बन गया। तो वही वाला बना, तो यहाँ पे I बन गया और इसके बीच में ऐसे परिपथ रन करते रहते हैं। तो ये इस प्रकार के संयोजन को क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। उसका लिखा थोड़ा सा 2 लाइन लिख देंगे। माना कि बिंदु ए व बी के बीच विभवांतर क्या है, इसके बीच और यहाँ से के बीच विभवांतर क्या है, भी है। चूंकि प्रत्येक प्रतिरोध ए व बी के बीच जुड़ा हुआ है, जो इसमें जितना भी प्रतिरोध है, कितने प्रतिरोध है, ए बी 1 2 3, ये सब ए और बी के बीच में क्या है, जुड़ा हुआ है। उसका लिखेंगे यहाँ पे माना प्रतिरोध R1 R2 R3 में क्रमशः कौन कौन धाराएं हैं, I1 R1 में I1 होगा, R2 में I2 होगा और R3 में क्या होगा, I3 होगा। धाराएं तो कुल धारा कितना होगा बताएं, I1 प्लस I2 प्लस I3 क्या होगा, समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। ओम के नियम से आप लोग जानबे करते हैं क्या होता है, ओम के नियम अनुसार फार्मूला आप लोग होता है, ओम के 3 नियम से होता है। पहला यहाँ देख लेते हैं क्या होता है, V IR। तो ओम के 3 नियम होते हैं, एक होता है I V/R, ये भी ओम का नियम कहलाता है, ये भी ओम का नियम कहलाता है। एक होता है R V/I, ये सब क्या है, ओम का नियम। तो जरूरत के हिसाब से सबको यूज करना है। यहाँ पे सबके बीच में विभवांतर क्या है, सेम है, लेकिन प्रतिरोध क्या है, अलग अलग है, और धारा क्या है, अलग अलग है। इसीलिए कौन वाला यूज किया गया है, I V/R। तो I1 क्या होगा, V/R1, I2 क्या होगा, V/R2, I3 क्या होगा, V/R3। क्योंकि I1 पे R1 होगा, I2 पे R2 होगा और I3 पे R3 होगा, लेकिन V1 V2 सेम रहेगा आपका, V1 V2 V3, क्योंकि दोनों के बीच, तीनों प्रतिरोधों के बीच का विभवांतर क्या है, अकेले सिंगल भी है, इसलिए इसको V1 V2 में नहीं बदला गया। अब देखो समीकरण 1 से ये जो है I1 का मान इसमें रखा गया, I2 का मान इसमें रखा गया और I3 का मान इसमें रखा गया। तो I बराबर I1 की जगह पर V/R1, I2 की जगह पर V/R2, I3 की जगह V/R3। अब देखिए ऊपर में अंश में देखिए, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो V जब तीनों में है तो V ऊपर से क्या कर लेंगे, कॉमन करते हैं। यहाँ से क्या बचा 1, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्योंकि अंश से हम कॉमन कर लिए हैं, क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन करें तो V के नीचे क्या है, 1 है, तो अंश का अंश में गुणा होगा, हर का हर में होगा, इसलिए V/R1, तो इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यही मिलेगा। इसे अंश को कॉमन कर लिए, भी कर लिए काम, तो यहाँ क्या बचा, ऊपर बचा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये समीकरण नंबर 1 था, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। तो यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, जो भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। यदि बिंदु ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, इसके दोनों बीच के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या हो, कैपिटल R हो, तो ओम के नियम अनुसार क्या होता है, I V/R। अभी देखें 3 नियम होते हैं ओम के, V IR, I V/R, R V/I। तो उसमें I V/R ताकि हम 2 और 3 का तुलना कर सके। तो यहाँ देखिए I V/R, इसका भी देखिए समीकरण 2 का भी इधर भी I है, समीकरण 3 में भी इधर I है। जब 2 इक्वेशन का एक साइड इक्वल हो तो उसके अदर साइड को क्या कर लिया जाता है, इक्वल कर लिया जाता है। जैसे मान लीजिए इसका भी I है, इसका भी I है, तो जब ये दोनों वही लिखे हैं, समीकरण 3 व 2 की तुलना करने पर इसका लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या है, इक्वल है, तो इसके राइट साइड दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। इसलिए समीकरण 3 व 2 से समीकरण 3 का ये वाला साइड क्या है, V/R, ये वाला साइड क्या है, V1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब V से V ये क्या हो जाएगा, कट जाए, तो यहाँ बचे 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो एक आपका कौन सा प्रतिरोध है, समांतर क्रम संयोजन है। तो ये आपका जो श्रेणी क्रम संयोजन कैपिटल R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 था, लेकिन यहाँ पे समांतर क्रम संयोजन में क्या होगा, 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होगा। तो आई थिंक आप लोग ये जरूर समझ में आया, क्योंकि दोनों डेरिवेशन में से एक पक्का आता है, चाहे समांतर क्रम संयोजन है चाहे श्रेणी क्रम संयोजन। इस पे परिपथ में से सवाल हर साल यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं। ओम का नियम भी पूछता है, फिर से दोनों संयोजन में से एक संयोजन का भी आ सकता है, V और I के बीच में ग्राफ आ सकता है,
उसके बाद कहीं मान लो इसमें परिपथ बना के वोल्ट दे दिया, प्रतिरोध दे दिया तो धारा पूछ सकता है। बहुत प्रकार के सवाल इसमें बनाते हैं, तो सारे सवाल को आप लोग कराया जाएगा। बस तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि दोनों डेरिवेशन आज आप लोग पढ़ाने वाले वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत इलेक्ट्रिक एनर्जी इसको बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं वैद्युत कार्य। तो ऊर्जा क्या कहलाती है? किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। कार्य ऊर्जा का क्या है? माप है, अर्थात जिस वस्तु में कार्य करने की क्षमता अधिक होती है अर्थात उसमें ऊर्जा अधिक है, और जिस वस्तु में कार्य करने की क्षमता कम होती है अर्थात उसमें ऊर्जा क्या है? कम है। यानी कि कार्य ही डिफाइन करता है कि आप में एनर्जी कितनी होती है। तो सो प्लीज वीडियो में बने रहिए ताकि आप लोग को समझ में आ सके। तो वैद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी कार्य किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु को उठा के कुछ दूरी तक, जैसे आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, क्लास 9 में फिजिक्स पढ़े होंगे, क्या होता है? कार्य इक्वल्स टू बल गुणे विस्थापन। यानी किसी भी वस्तु को एक स्थान से उठाकर जितने दूरी तक डिस्प्लेसमेंट करेंगे उसका मल्टीप्लिकेशन, ये आपका क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। सेम उसी प्रकार वैद्युत में भी इसमें डिस्प्लेसमेंट किसका होता है? आवेश का। और कौन करता है? वोल्ट। यानी वोल्ट ही आपको क्या करता है? बल कहलाता है, और जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या कहला जाएगा? क्यों? तो सेम वही चीज़ है। किसी चालक में वैद्युत आवेश के प्रवाहित होने से, किसी भी चालक तार में वैद्युत आवेश जब प्रवाहित होती है, प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होती है, यानी कुछ जब किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ऊर्जा क्या होगी? व्यय होगी। तो ऊर्जा व्यय होती है तो उससे वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। किसी चालक में वैद्युत आवेश के प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होती है उसे क्या कहते हैं? वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर भी वोल्ट हो तथा उसे क्यू कूलाम आवेश को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया जाता है। अर्थात मान लो पहला सिरा आपका ये हो गया और यहाँ से आपका दूसरा सिरा ये हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक जो काम करेंगे वो किए गए कार्य के क्या होगा? बराबर होगा। और यहाँ से यहाँ तक चालक तार में क्या हो सकता है? चालक तार में यही हो सकता है, जैसे चालक तार है यहाँ से यहाँ तक जो कार्य किया जाता है वो वोल्ट गुणे आवेश के क्या होता है? बराबर होता है। तो सेम वही चीज आपका क्या हो जाएगा? यानी अर्थात किया गया कार्य विभवांतर गुणे आवेश। तो किया गया कार्य को किससे डिफाइन करेंगे? W से। विभवांतर को किससे? V से। और आवेश को किससे? Q से। तो ये फार्मूला बनेगा इसका। कार्य का मात्रा जानते हैं कितना होता है? जूल। तो 1 जूल से यहाँ पे डिफाइन हो सकता है। जैसे वहाँ पे फिजिक्स में क्या होता है? W इक्वल्स टू F इंटू डी। इसका मात्रा न्यूटन इंटू मीटर होता है। न्यूटन इंटू मीटर, इसी को बोलते हैं आपको एनर्जी। यही आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में। तो यानी कार्य ही ऊर्जा की माप है, तो इसलिए दोनों का मात्रा क्या होता है? सेम होता है। तो यानी कि 1 जूल में यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। 1 जूल मतलब यहाँ पे डिफाइन होने का मतलब क्या है? 1 वोल्ट गुणे 1 वोल्ट गुणे 1 का कूलाम आवेश, ये किसके बराबर होगा? 1 जूल के बराबर होगा। अभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट अभी पढ़ाया जाएगा उसमें, तो अभी देखेंगे। अब इसी W और V Q फार्मूला बन गया। और W का मात्रा क्या होता है? जूल होता है, आप लोग जानते ही हैं, क्लास 9 में फिजिक्स पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा। तो वैद्युत ऊर्जा, अब वही चीज़ वैद्युत ऊर्जा के, अब इसमें ओम के नियम से बहुत सारे फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो क्या होता है? वैद्युत ऊर्जा का जो सूत्र किसमें आपको प्राप्त करना है? विभवांतर तथा धारा के पदों में। इसी वैद्युत ऊर्जा यानी कि वैद्युत कार्य का जो सूत्र प्राप्त करना है आपको किसमें? विभवांतर और धारा के। ये तो है विभवांतर और आवेश के बीच में सूत्र है, लेकिन अब किसके बारे में आपको पता करना है? धारा के पदों में। तो हम लोग जानते हैं Q इक्वल्स टू क्या होता है? IT। I इक्वल्स टू Q अपॉन T, वैद्युत धारा का सूत्र। वहां से Q का मान निकालें तो Q इक्वल्स टू क्या होगा? IT। अब यही Q का मान आपको इसमें पुट कर देना है, इस वाले इक्वेशन से वही लिखे हैं। तो W क्या बनेगा? यहाँ पे अगर Q का मान IT रखते हैं तो V गुणे I गुणे T, तो क्या बनेगा? W का फार्मूला VIT। तो यहाँ पे आपका ये जो सूत्र बनेगा वैद्युत ऊर्जा का सूत्र धारा और विभवांतर के पदों में। यही कभी कभी सूत्र वैद्युत ऊर्जा का सूत्र कभी कभी पूछता है। यही वैद्युत ऊर्जा का कभी कभी सूत्र पूछता है आपका विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में। वैद्युत ऊर्जा का सूत्र, वैद्युत ऊर्जा किसके पदों में? धारा तथा प्रतिरोध के पदों में। कैसे होगा? धारा तथा प्रतिरोध के पदों में, प्रतिरोध के पदों में बताइए। तो वैद्युत ऊर्जा का वही सूत्र धारा और प्रतिरोध, यानी कि धारा और आर के अलावा, यानी आई और आर की वैल्यू आपको रखनी है। तो आई इक्वल्स टू जानते ही हैं, V अपन R होता है, ये भी ओम के नियम से। इसको मान लेते हैं अगर एक इक्वेशन, तो इसको मानेंगे 2। तो ये वाला सूत्र आई जहाँ है वहाँ पे V अपन R रखेंगे। तो W का सूत्र क्या बनेगा? V गुणे I के जगह पे रखना है, I के जगह पे क्या रखना है? V अपन R इंटू क्या होगा? T। तो अपने पर है, तो W बराबर क्या बन जाएगा? V स्क्वायर T अपन क्या बनेगा? R। तो ये जो आपका सूत्र है, चलो ये वाला जो सूत्र बन गया विभवांतर तथा विभवांतर
विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में। आपका V = IR भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे वैद्युत ऊर्जा का सूत्र किसके पदों में व्यक्त हो गया? विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में। यानी जब भी कभी विभवांतर दिया हो और प्रतिरोध दिया हो और वैद्युत ऊर्जा का मान पूछे तो आपको ये आपका फार्मूला अप्लाई करना है। उसके बाद वैद्युत ऊर्जा का सूत्र, वैद्युत ऊर्जा का सूत्र किसके पदों में? आपको धारा तथा प्रतिरोध के पदों में। यानी धारा और प्रतिरोध के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। धारा तथा प्रतिरोध के पदों में क्या होगा? वैद्युत ऊर्जा का सूत्र धारा तथा प्रतिरोध के पदों में क्या होगा? W = जानते हैं हम ओम के नियम से, V = IR। तो वही समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 में जाएंगे तो क्या होगा? समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 से तो क्या बनेगा? W का सूत्र V = IR है। तो यानी वैद्युत ऊर्जा का सूत्र धारा और प्रतिरोध V = IR रखेंगे, तो इसमें रखेंगे V = IR रखेंगे तो क्या होगा? W = VIT है। तो W का फार्मूला क्या बनेगा? V के जगह पे आपको क्या रखना है? IR। तो V के जगह रखेंगे IR तो क्या बनेगा? WI × R, एक तो I पहले से I है, IT बनेगा। तो W बराबर क्या बनेगा? I में I का गुणा करेंगे, क्या होगा? I² RT। तो ये आपका जो सूत्र है W = I² RT, ये किसके पदों में? वैद्युत ऊर्जा का सूत्र धारा तथा प्रतिरोध के पदों में, ये वैद्युत ऊर्जा का सूत्र विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में, ये वैद्युत ऊर्जा का सूत्र विभवांतर तथा धारा के पदों में। अब बाकी जो मेन जो एक्चुअल फार्मूला है W = VQ, क्योंकि इसी से ये बना है और इसी से आपका ये बना है सूत्र और इसी से सारा चीज़ बनते आ रहा है। तो आप इससे डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर कोई भी ये जो सूत्र है वैद्युत ऊर्जा का सूत्र विभवांतर तथा आवेश के पदों में है, यानी विभवांतर V और आवेश क्या होगा? Q। उसके बाद ये वैद्युत ऊर्जा का सूत्र विभवांतर तथा धारा V = W = VIT। यहाँ पे आप लोग लिखें W = VIT। ये विभवांतर तथा धारा के पदों में, ये वैद्युत ऊर्जा का सूत्र विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में है, ये वैद्युत ऊर्जा का सूत्र आपका धारा तथा प्रतिरोध के पदों में। और कैसे आया है? बस जितने भी ओम के नियम के 3 फार्मूला है, V = IR, I = V/R, R = V/I, जो भी हो तीनों फार्मूले बारी बारी इसी में रख देना आपको। ऑटोमेटिक सारा फार्मूला बनता जाएगा। जैसे नहीं तो कैसे बना आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे यहाँ पे समीकरण यहाँ से बना गया, यहाँ समीकरण 1 तथा 2 से लिख लेना, समीकरण 1 तथा 2 से, अतः समीकरण 2 से I का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तभी तो W = V² T/R बना। तो आई थिंक आप लोग को चीज़ें समझ में आई होगी। तो पढ़ाई पे फोकस करेंगे क्योंकि बोर्ड का पेपर है, बार बार रिवीजन करेंगे, रीडिंग करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, मेहनत करेंगे, तभी आपका परसेंटेज बढ़ पाएगा, अदरवाइज नहीं पढ़ पाएगा। और चीज़ों को समझ के लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, नहीं तो दिक्कत हो सकता है आप लोग को। क्योंकि फिजिक्स में, साइंस में, मैथ में तो चलो फार्मूला पता रहता तो आप लोग लिख देंगे, लेकिन जान नहीं पाओ फिजिक्स में और केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में, साइंस में 3 सब्जेक्ट होते हैं, तो तीनों में अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा तो दिक्कत। बोर्ड के अनुसार जानते हैं कि जो 100% का अप्रॉक्स वैल्यू अगर लेते हैं तो 75% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो लो और मीडियम क्लास के बच्चे कर लेते हैं, लेकिन जो 25% क्वेश्चन होते हैं जो कंसेप्चुअल होते हैं, जो रेगुलर जो बच्चे कंसेप्ट के हिसाब से पढ़ के गए होते हैं वही बच्चे कर पाते हैं, अदरवाइज उन लोगों को पल्ले नहीं पड़ेगा। इसलिए कंसेप्ट चीज़ों को पढ़ते रहिए ताकि रिवीजन करते रहिए और किताब को पढ़ते रहिए, टीचर पर ज़्यादा डिपेंड ना रहिए। जरूर घर पे बैठ के पढ़िए। सेल्फ स्टडी द बेटर देन अदर स्टडीज। तो सेल्फ स्टडी सबसे बड़ा स्टडी होता है। टीचर कोचिंग पढ़ ले रहे हैं, स्कूल पढ़ ले रहे हैं, उससे थोड़ा ना हो पाएगा। आप जब तक घर पे बैठ के मेज और कुर्सी लगा के नहीं पढ़ेंगे, चीज़ों का आकलन नहीं करेंगे क्या सही है क्या गलत है, तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा। वैसे समय बीत जाएगा, पता चले कुछ नहीं हुआ। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुन गई खेत, वही आला हाल होगा। और चीज़ों को नहीं समझेंगे, जैसे मान